आप सभी की क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और क्लास कंप्लीट होने के बाद से अब एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ भी आपकी कराई जा रही है। ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें अब रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है 50-50 प्रश्न की, और उन 50 प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है ताकि आपके कुछ डाउट्स जो हों टॉपिक से रिलेटेड वो डाउट्स न रहें। तो कल आपके परिचर्या सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ दी गई, उन्हें एक्सप्लेन भी किया गया, अच्छे से समझाया गया। अब आज जो 50 क्वेश्चन आपको कल मिले थे उनका एक्सप्लेनेशन आज आप सभी को इस क्लास में मिलेगा, और हम समझाएंगे कि कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से आपको आंसर देने हैं और कैसे करने हैं। बार बार आपसे यही कहा जाता है कि जब टेस्ट सीरीज़ दी जाती है तो जो क्वेश्चन न आए उसको टच न करें, क्योंकि आप उसको अगर टच करेंगे तो माइनस मार्किंग है, तो जिससे क्या होगा कि आपके मार्क जो हैं कम होंगे। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए कि आपके जो भी प्रश्न के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उसको नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप उसे करोगे तो फिर आपके मार्क कम हो जाएंगे, माइनस में आप चले जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए। आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 3 घंटे का पेपर है, 180 प्रश्न है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हर प्रश्न के लिए 1 मिनट आपके पास है, तो कम से कम 1 मिनट आप एक प्रश्न को पढ़ने में समझने में लीजिए और तब जा कर के आंसर दीजिए जब आपको लगे कि नहीं ये वाला ऑप्शन सही है। गलत मत कीजिए सॉरी। तो 100% जब तक आप श्योर ना हो कि ये आंसर सही होगा तब तक जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, टाइम भरपूर है, 3 घंटे का समय कम नहीं होता है और 180 प्रश्न है, अच्छे से कीजिए, बढ़िया मार्क आएगा। चलिए, तो आज परिचर्या की जो टेस्ट सीरीज़ है, सेकंड जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर बात करते हैं और उसको समझते हैं कि किस हिसाब से आपको इनके आंसर देने हैं, कैसे क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया भी है, सबमिट भी किया है, बहुत सारे लोगों के मार्क कम हैं क्योंकि वो बिना समझे ही टेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें का। आपके जो टेस्ट हैं ये टॉपिक वाइज हमने बताया है, कुछ और भी टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि जो आचार संहिता है नर्सिंग की आचार संहिता, आपके सिलेबस का जो परिचर्या स्टार्ट हो रहा है उसके आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है पाठ्यक्रम आपका, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप अगर सिलेबस आपके पास हो तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की साइड में आपको दिया हुआ है परिचर्या की परिभाषा, अर्थ एवं क्षेत्र, इतिहास, परिचर्या में आचार संहिता। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये भी इसमें ऐड हुए हैं। परिचर्या जिसको हम नर्सिंग कह रहे हैं, नर्सिंग, इसी को सामान्य भाषा में परिचर्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग का अगर इतिहास कहेगा या परिचर्या का इतिहास कहेगा तो वो आधुनिकता के आधार पर ही आपसे पूछा जा रहा है, और आचार संहिता भी आधुनिकता के आधार पर ही है। तो इसमें कुछ टॉपिक आपके आचार संहिता के भी ऐड किए गए हैं, नर्सिंग के भी कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वार्ड रिपोर्ट से है। ठीक है, कह रहा है वार्ड रिपोर्ट हो सकता है। वार्ड रिपोर्ट कैसा हो सकता है? लिखित होता है, मौखिक होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता है। तो जैसा कि आप सभी को थियरी पढ़ाई गई है तो उसमें बताया गया है कि वार्ड रिपोर्ट कैसा होता है, लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। कैसा होता है? लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है दोनों ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए, इनमें से रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। तो ये कह रहा है रोगी गणना रिपोर्ट, तो ये तो होता ही है। घटना वर्णन रिपोर्ट ये भी होता है। जन्म और मृत्यु रिपोर्ट ये भी होता है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलना चाहिए था, वो ऑप्शन यहाँ पे हम दे देते हैं अलग से। एक है धात्री रिपोर्ट। धात्री रिपोर्ट ये अलग से एडअप है, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रकार नहीं है, रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, तो धात्री रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। अगर आप देखें तो 3 ऑप्शनों में तीनों जो है रिपोर्ट के प्रकार हैं, इसलिए एक अलग से ऑप्शन आपके जो टेस्ट मिले हैं उसमें ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस PDF फाइल में नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे अलग से बता दे रहे हैं कि ये धात्री रिपोर्ट ही सही होगा, क्योंकि यह एक रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
अब देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या कि अनुस्थापन का स्वरूप इनमें से कौन है। अनुस्थापन, तो अनुस्थापन का ही स्वरूप जो है रिपोर्ट होता है। अनुस्थापन का स्वरूप कौन होता है, रिपोर्ट होता है। भर्ती प्रपत्र नहीं होता है, वार्ड प्रबंधन नहीं होता है, तो सभी कहाँ से होगा, तो रिपोर्ट। ये चीज़ याद रखना आपको, अनुस्थापन का स्वरूप इनमें से रिपोर्ट होता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताते चले बीच में कि अभी तक जिन भी आयुर्वेद स्टाफ नर्सों ने क्लासेस नहीं परचेज की है, अभी भी आपके पास मौका है, एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, आयुर भास्कर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और क्लासेस परचेज करके स्टडी स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, पूरा आपका फरवरी और मार्च में 20 दिन मान के चलिए आपके पास है। 1 महीने 20 दिन में कम से कम आप टेस्ट सीरीज़ तो अटेंड करोगे, ताकि आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रोगी को अस्पताल से मुक्त कराने में सबसे मुख्य क्या है। तो एक रोगी को अस्पताल से मुक्त कराने की प्रक्रिया आपका टॉपिक है, उससे प्रश्न है। तो मरीज को जल्द से जल्द स्वस्थ करना, ये तो कतई नहीं होगा। मरीज को छुट्टी के लिए तैयार करना, दवाई समय पर देना, या सभी, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये आप जनरली अगर सोचें तो आप दिमाग में रख सकते हो कि नहीं, मरीज को छुट्टी के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है वह है अस्पताल, रोगी को अस्पताल से मुक्त कराने का सबसे जो मुख्य काम होता है वो है रोगी को छुट्टी के लिए तैयार करना। ठीक है, मानसिक रूप से या भौतिक रूप से। अगला प्रश्न, अब देखिए बस्ती से प्रश्न है। अब वही चीज़ आप अगर आयुर्वेद से भी करो, चाहे आधुनिक के आधार पे ही अगर कहें, तो एनेमा को हिंदी में बस्ती ही कहा जाता है। एनेमा, तो एनेमा जो है बस्ती को ही एनीमा कहा जाता है। तो बस्ती क्या है, कह रहा व्रण मुख से औषध शरीर में प्रवेश कराना, जी सही है। गुद मार्ग से शरीर में औषध प्रवेश कराना, ये भी सही है। अपत्य मार्ग, अपत्य मार्ग का मतलब ऐसे मार्ग जो कि सघन है, बहुत ही कठिन मार्ग है, जिससे शरीर में दवा प्रवेश कराई जा रही है, तो ये भी सही है। तो बस्ती क्या है, तो ये जो ऑप्शन दिया है ना सभी, तो सभी सही हो जाएगा। बस्ती क्या है, आप चाहें तो ये सारे ऑप्शन जो है याद कर सकते हैं। क्या है बस्ती, व्रण मुख से औषध शरीर में प्रवेश कराना, गुद मार्ग से शरीर में औषध प्रवेश कराना, और अपत्य मार्ग से भी औषध शरीर में प्रवेश कराना। ये आपकी टैगलाइन चल के आ रही है कि जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उसको, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो बस्ती क्या है, जितने ऑप्शन हैं वो सही हैं, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन आप सही का टिक करोगे सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से उत्तर बस्ती है, आपको कई बार बता दिया गया है। उत्तर बस्ती जब भी बोले तो अधोमार्ग, जो नीचे के मार्ग होते हैं, अधोमार्ग, उत्तर बस्ती को आप अधोमार्ग समझ लीजिए, नीचे के मार्ग को ही अधोमार्ग कहा जा रहा है। तो देखिए शानदार हो गया ना, इनमें से उत्तर बस्ती कौन सा है, तो उत्तर बस्ती जो नीचे के मार्ग हैं। अभी देखिए घाव के मुख से दी जाने वाली बस्ती है, तो इसको हम घाव के मुख से भी दिया जाएगा तो इसे भी हम व्रण बस्ती ही कहेंगे। घाव के मुख से भी दिया जा रहा है तो उसे भी व्रण बस्ती ही कहा जाएगा। और व्रण मुख से दी जाने वाली बस्ती भी क्या है, व्रण बस्ती ही है, व्रण बस्ती है। ठीक है, तो इनमें से उत्तर बस्ती किसे कहेंगे, मूत्र मार्ग से दी जाने वाली बस्ती उत्तर बस्ती है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, सेकेंड नंबर, मूत्र मार्ग से दी जाने वाली बस्ती क्या है, उत्तर बस्ती है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे भी बहुत शानदार प्रश्न है, कह रहा है बस्ती किस रोग की प्रधान चिकित्सा है। तो बस्ती किस रोग की प्रधान चिकित्सा, जब भी बस्ती पूछे किस रोग की प्रधान चिकित्सा है, तो वात रोग की सबसे प्रधान चिकित्सा कौन सी है, बस्ती है, वात रोग की सबसे प्रधान चिकित्सा है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, कह रहा है नर्सों की मूलभूत जिम्मेदारी के पहलू इनमें से नहीं है। इसको हटा दे रहा है, नर्सों की मूलभूत जिम्मेदारी के पहलू इनमें से नहीं है। आपको बता दें कि नर्सों की जो मूलभूत जिम्मेदारी होती है उसके 4 पहलू होते हैं, 4 मुख्य बातें होती हैं। तो उन्हीं 4 मुख्य बातों को हम नर्सों की जिम्मेदारी के 4 मुख्य पहलू कह सकते हैं। तो पहली जो जिम्मेदारी है वो क्या है, स्वास्थ्य की उन्नति। ठीक है, दूसरा है रोगों से बचाव, और तीसरा है पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। अब देखिए
नर्सों की मूलभूत जिम्मेदारी के पहलू इनमें से नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, तो कौन सा नहीं है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि धर्म या संप्रदाय देकर चिकित्सा सेवा प्रदान करना, तो ये नहीं है। तो जब पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये तो सब हैं, तो ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा उत्तर ये हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो एक तो हो गया, और जो 4 पहलू होते हैं तो एक है स्वास्थ्य की उन्नति, रोगों से बचाव, पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना, और एक और पहलू आप अलग से एडअप कर सकते हो, जो 4 पहलू हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 पहलू आपके पास है यहाँ पे। और ये है अगला स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, तो वही जो उन्नति है वही स्वास्थ्य सुधार के हिसाब से भी आप इसमें जोड़ सकते हो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे, अगला प्रश्न अगर देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका आचार संहिता से आ गया। आचार संहिता जो है नर्सों को एक तरीके से नियम और कानून में बांध करके रखता है, इनके लिए जो सदाचार है वह सिखाता है, समझाता है। कह रहा है कि परिचर्या, नर्सों के लिए आचार संहिता कब स्वीकार की गई? तो नर्सों के लिए आचार संहिता जब भी बोले तो आप ये वाला नंबर याद रखेंगे, 1973। नर्सों के लिए आचार संहिता स्वीकार की गई कब? 1973 में। ये प्रश्न आचार संहिता से होगा। आचार संहिता से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आपके सिलेबस में वो दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि नर्सों के लिए आचार संहिता किसके द्वारा स्वीकार की गई? तो नर्सों के लिए आचार संहिता किसके द्वारा स्वीकार की गई? तो वह है आईसीएन के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, उन्होंने नर्सों के लिए आचार संहिता स्वीकार की। तो आईसीएन लिखिएगा, आईसीएन जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आचार संहिता को और क्या कह सकते हैं, इनमें से आपको बताना है आचार संहिता को और क्या कह सकते हैं। तो आचार संहिता को सदाचार के नियम कहा जाता है, न ही विश्वास या आस्थाएं, न ही रिवाज, न ही दिशा निर्देश। क्या कहते हैं? सदाचार के नियम, ये नर्सों के लिए है, ठीक है। तो जो भी क्लासेस आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑप्शनल क्वेश्चन देख रहे हो, ये ऐप पे आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के थ्रू ये क्लासेस जो हैं आयुर्भास्कर ऐप पे बहुत ही व्यवस्थित चल रही हैं, और रोज़ आपको 50 टेस्ट सीरीज़ दी जा रही हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसको इस तरह से एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। आप अच्छे तरीके से आप इसको समझिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न, आचार संहिता नर्सिंग कार्यों को डैश मानक प्रदान करती है। तो आप देखें तो नर्सिंग को किस हिसाब से रखा गया है? न तो कानूनी, कह रहा है ना, नर्सिंग कार्यों को डैश मानक प्रदान करती है, व्यवसायिक मानक प्रदान करती है, न ही औद्योगिक, न ही राष्ट्रीय। तो आचार संहिता नर्सिंग को व्यवसायिक मानक प्रदान करती है, ये आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए, कह रहा है कि नर्सों पर पूरा नियंत्रण किसका होता है। अब ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि नर्सों पे नियंत्रण जो है चिकित्सक का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नर्सों पे पूरा नियंत्रण जो है किसका होता है? नर्सिंग अधीक्षक का। किसका होता है? नर्सिंग अधीक्षक का, न ही विभागीय नर्स का, न ही चिकित्सक का, न ही हेड नर्स का। किसका होता है? नर्सिंग अधीक्षक का नर्सों के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न, ये सब परिचर्या में पूछे जाएंगे। हेड नर्स डैश होती है। हेड नर्स क्या होती है? प्रसूति कक्ष प्रभारी, विशेष वार्ड की प्रभारी, शल्य कक्ष प्रभारी, या सभी। तो जो हेड नर्स होती है विशेष वार्ड की प्रभारी होती है। किसी विशेष वार्ड की किसी विशेष वार्ड का कार्य प्रभार जो है उसे निर्वहन करने के लिए बताया गया होता है, जिम्मेदारी दी गई होती है, तो वो विशेष वार्ड की प्रभारी होती है हेड नर्स, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आस्थापन बस्ती में प्रयोग होता है। पहले ही आपको बताया गया आस्थापन और अनुवासन। तो आस्थापन में क्या प्रयोग होता है? क्वाथ, औषधि का क्वाथ प्रयोग किया जाता है। किसका? औषध क्वाथ। ये आयुर्वेद से संबंधित हो गया आपका। और वही चीज़ आधुनिक में क्या है? एनेमा जो दिया जाता है उसमें सलाइन भी
कभी कभी प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वाथ अगर यूज हो तो उसे आस्थापन बस्ती कहेंगे। अगला प्रश्न, अब देखिए अनुवासन। अनुवासन थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, अनुवासन ऐसे होता है, अनुवासन, अनुवासन, ठीक। कह रहा है अनुवासन बस्ती में प्रयोग होता है, तो जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि अनुवासन बस्ती में स्नेह प्रयोग होता है। स्नेह का मतलब क्या है? तैल। जो ऑयल होता है उसे ही आयुर्वेद में स्नेह कहते हैं, ठीक है। तो ऑयल प्रयोग में लिया जाता है अनुवासन बस्ती में, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नर्सिंग व्यवसाय में परिवर्तन का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछ भी सकता है। तो नर्सिंग व्यवसाय में परिवर्तन का श्रेय किसको जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये जो है नर्सिंग व्यवसाय में परिवर्तन का पूरा श्रेय जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जब भी आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो आप दिमाग में रखिएगा 12 मई 1820। ये सब मुँह ज़बानी याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है 12 मई 1820 को हुआ था। इनको ही लेडी विद द लैम्प जो है बोला जाता था, क्योंकि अमेरिका में जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो आर्मी थी बहुत ही ज़्यादा चोटिल हो गई थी, तो उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी इन्हें दिया गया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हर जवान से लालटेन लेकर के जा करके उनसे उनका हालचाल पूछती थी। तो द लेडी विथ लैम्प, उनका आर्मी वालों ने उन्हें नाम दे दिया कि लेडी विथ लैम्प। तो उन्हीं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है, क्योंकि वो उस हिसाब से अपनी परिचर्या करती थी। रात में ड्यूटी इस हिसाब से थी कि वो जा करके प्रत्येक से उनका हालचाल पूछती थी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के अनुसार नर्सिंग है, सॉरी, तो अभी लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। फिर से आपको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन। 19वां प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, 19वां प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अनुसार नर्सिंग है तो सीधी सेवा, रोगी की आवश्यकता पूर्ति, व्यक्ति, परिवार, समुदाय की स्वस्थता या सभी। तो आप देखें तो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अनुसार नर्सिंग जो है सीधी सेवा भी है, रोगी की आवश्यकता की पूर्ति करना भी इनका कर्तव्य है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय की स्वस्थता की भी जिम्मेदारी इनकी है। इसलिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें सभी लिखा हुआ है, ये वाला आंसर होगा सभी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अनुसार नर्सिंग है। तो अगर एक ऑप्शन भी दे, ये ना दे, एक ऑप्शन भी दे, तो सीधी सेवा अगर रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप देख रहे हैं तो तीनों सही है, तो इसलिए सभी पे सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न, नर्सिंग के सिद्धांत इनमें से नहीं है। तो नर्सिंग के सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है? तो नर्सिंग जो है चिकित्सा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो नर्सिंग सुरक्षा का भी सिद्धांत है, आराम या सुविधा के लिए भी है, अच्छा कार्य प्रदर्शन भी है। बस ये जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो नर्सिंग के अंतर्गत नहीं होगा, तो चिकित्सा पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक नर्स की अर्हता है। व्यावसायिक नर्स मतलब जो एक तरह से हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए एप्लीकेबल है, उस नर्स की जो अर्हता मतलब कि जो मानक है वो क्या होना चाहिए। कह रहा है कि नर्सिंग स्कूल की स्नातक, किसी राज्य में रजिस्टर्ड नर्स, पेशेवर नर्स या कोई नहीं। तो आप अगर देखें तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन जो प्राथमिक अर्हता होती है वो है नर्सिंग स्कूल की स्नातक। तो नर्स जो है, व्यावसायिक नर्स, नर्सिंग स्कूल से स्नातक होना चाहिए, डिग्री उसके पास होनी चाहिए, तभी हम उसे व्यावसायिक नर्स कह सकते हैं। उस तरह से किसी राज्य में अगर रजिस्टर्ड नर्स भी है, ये दोनों चीज़ें अगर साथ में हैं तभी उसे हम व्यावसायिक नर्स कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ये वाला ऑप्शन पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाईसवां,
क्या कह रहा है प्रश्न? किसी मरीज को अस्पताल से तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसका, यहाँ पे लिख सकते हैं, जब तक कि उसका डैश हो जाए, मतलब जब तक कि उसकी मृत्यु हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, पुनर्वास हो जाए, अपंगता हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें नहीं होंगी, पुनर्वास होगा। पुनर्वास का मतलब पुनः वो जाने लायक हो जाए, तब तक उसे नहीं छोड़ा जाता है, तब तक उसे अस्पताल से नहीं छोड़ते जब तक उसका पुनर्वास न हो जाए। पुनर्वास का मतलब पुनः वास, जहाँ से वो आया वहाँ पे जाने लायक न हो जाए तब तक, ठीक है। तो स्वास्थ्य लाभ से मतलब नहीं है। अगला, पुनर्वास के उद्देश्य हैं। देखिए, पुनर्वास के उद्देश्य क्या है? मरीज की वर्तमान यहाँ पे क्षमताओं, ऐसे क्षमताओं, हम बार बार कहते हैं कि आप प्रश्न के साथ उत्तर भी लिख लीजिएगा, जहाँ भी क्षमता, क्षमताओं, ठीक है। कह रहे हैं कि पुनर्वास के उद्देश्य है मरीज की वर्तमान क्षमताओं की सुरक्षा करना, आगे होने वाली निरोग्यता को रोकना, अपनी वर्तमान क्षमताओं का उपयोग करने में मरीज की सहायता करना। तो सभी होगा। पुनर्वास के उद्देश्य क्या होते हैं? इनमें से सभी हैं, क्योंकि मरीज की वर्तमान क्षमताओं की सुरक्षा करना भी पुनर्वास का उद्देश्य है, आगे होने वाली निरोग्यता को रोकना भी, और अपनी वर्तमान क्षमताओं का उपयोग करने में मरीज की सहायता करना भी। तो ये सभी जो है पुनर्वास के उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मरीज को अस्पताल से छुट्टी कब तक नहीं दी जानी चाहिए? कब तक नहीं दी जानी चाहिए? तो स्वस्थ होने तक, अभिभावक के कहने तक, बिना चिकित्सक लिखे। तो इसमें सबसे जो जानने वाली जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि अस्पताल से छुट्टी तब तक नहीं दी जाती जब तक चिकित्सक लिखित में आदेश न दे, तब तक मरीज की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बिना चिकित्सक के लिखित आदेश के मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के बीच डैश की विधि है। तो स्वास्थ्य टीम के जो सदस्य हैं उनके बीच की जो विधि है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम किस चीज़ की विधि कह सकते हैं? कौन सी विधि कह सकते हैं? तो सुझाव की विधि तो नहीं होगा, सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, रिकॉर्ड का आदान प्रदान नहीं होगा। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब कि हम सामने वाले को वर्तमान स्थिति को अवगत करा रहे हैं, उसको प्रेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कहाँ तक जो परिचर्या है किए थे, अब आगे परिचर्या आपको क्या करनी है। अगला प्रश्न, इनमें से रिपोर्ट्स का प्रकार है, पूछ रहा है इनमें से रिपोर्ट्स का प्रकार है, कौन रिपोर्ट्स का प्रकार है? मूल्यांकन रिपोर्ट्स, गलतियों, दुर्घटनाओं तथा शिकायतों की रिपोर्ट्स, चिकित्सक को दी जाने वाली रिपोर्ट्स। तो आप देखें तो मूल्यांकन का भी रिपोर्ट्स होता है, गलतियों, दुर्घटनाओं, शिकायतों की भी रिपोर्ट्स होती हैं, चिकित्सक को दी जाने वाली भी रिपोर्ट होती है। इसलिए इनमें से सभी जो ऑप्शन है लास्ट वाला, सभी, ये सभी जो हैं रिपोर्ट्स के प्रकार हैं, सभी रिपोर्ट्स के प्रकार हैं, इसलिए आप सभी वाले ऑप्शन पे सही का निशान है, लास्ट वाला सही है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न आपका मूत्र परीक्षण से भी रिलेट कर सकते हैं, आप मूत्र से भी जोड़ करके देख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से जोड़ के देख सकते हैं, परिचर्या के अंतर्गत ही है। कह रहे सामान्य मनुष्य 24 घंटों में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस ऑप्शन पे चले आना है, 1000 से 2000 ml। ये चीज़ याद भी रखना है कि 24 घंटे में जो सामान्य मनुष्य है वो 1000 से 2000 ml जो मूत्र हैं उत्सर्जित करता है, कम से कम 1000 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ml। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे भी प्रश्न जो है समझने वाला है। कह रहे किस मौसम में मूत्र उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो मूत्र उत्सर्जन किस मौसम में बढ़ जाता है? तो दिमाग में क्या रखना है कि हमारे शरीर से जो पसीना है, पसीने के माध्यम से या गर्मी के माध्यम से जो अवशोषण होता है पानी का, वह गर्मी में ही होता है। इसलिए मूत्र की मात्रा बढ़ेगी कब? सर्दियों में। तो आसान सा प्रश्न है और उसका आसान सा जवाब है सर्दी, कि किस मौसम में मूत्र उत्सर्जन बढ़ जाता है? सर्दी में। सर्दी में मूत्र उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पानी की खपत शरीर से ज़्यादा नहीं होती है। अगला प्रश्न, अब देखिए
कह रहा है सामान्य मूत्र का रंग कैसा होता है। ये भी शानदार प्रश्न है। सामान्य मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। गहरा पीला जब पीलिया हो, कामला हो, उस सिचुएशन में हो सकता है, या ज़्यादा श्रम किए हों तब हो सकता है, नहीं तो हल्का पीला ही जो सामान्य मूत्र है। अगर पूरी तरह से सफ़ेद मूत्र आता है तो जल की अधिकता को दर्शाता है, तो इसलिए सामान्य जो मूत्र है वो हल्के पीले रंग का होता है। ये सही होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न बहुत शानदार है। कह रहा है मूत्र में जल की मात्रा का प्रतिशत है। तो मूत्र में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 96%। आपको याद रखना है, ज्यों ही प्रश्न देखें त्यों ही उत्तर आपके दिमाग में ट्रिक कर जाए, तो आप इस हिसाब से पढ़िए, नहीं तो फिर बाद में आप ढूंढते रह जाओगे, कोई आंसर आपको मिलेगा नहीं। याद करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए ये भी प्रश्न, मूत्र में यूरिया का प्रतिशत है। यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आंख बंद के जवाब देना है 2%। कितना प्रतिशत? 2%। यूरिया कितना प्रतिशत है मूत्र में? 2% यूरिया होता है। और अभी आपको बताया गया 96% क्या है? जो जल है वो 96%। तो 96 और 2 98% हो गया ना। उसके बाद से उसमें क्लोराइड है, अन्य जो चीज़ें हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वो 1% जो है अदर चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मूत्र में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मूत्र में यूरिक एसिड होता ही है, क्रिएटिनिन होता ही है, क्लोराइड होता ही है, क्लोराइड होता ही है मूत्र में। तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होता है? अमोनिया नहीं सम्मिलित होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा कि अमोनिया मूत्र में नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये भी आसान प्रश्न है। कह रहा है बाह्य रोगी विभाग को कहते हैं। तो आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी कहते हैं। बाह्य रोगी जो विभाग है उसे कहते हैं ओपीडी, आईपीडी नहीं कहा जाता है, ओपीडी कहते हैं। आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं। अगला प्रश्न, कह रहा है शरीर का तापक्रम कब काम रहता है? तो काम नहीं होगा यहाँ पे, कम रहता है। कब कम रहता है? शरीर का तापक्रम कब कम रहता है? तो शरीर का तापक्रम कब कम रहेगा? सुबह के समय में शरीर का तापक्रम कम रहता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, मासिक स्राव में तापक्रम हो जाता है। जब मासिक स्राव होता है तो तापक्रम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। क्या हो जाता है? शरीर का तापक्रम कम हो जाता है मासिक स्राव में। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न, अब देखिए शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि मलाशय का तापक्रम होता है। मलाशय में कितना तापक्रम होता है? सामान्य तापक्रम की बात कर रहा है। तो मलाशय का तापक्रम कितना होता है? 99.6 फ़ारेनहाइट। 99.6 फ़ारेनहाइट जो है, याद रखेंगे 99.6 फ़ारेनहाइट डिग्री ये तापमान होता है मलाशय का। ठीक है, सामान्य तापमान आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे अधिक तापक्रम कहाँ का होता है? अभी बताया गया ना। तो सबसे अधिक तापक्रम आप देखें तो मलाशय का ही होता है। तो शरीर में सबसे अधिक तापक्रम मलाशय का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च ज्वर में तापक्रम रहता है। जब उच्च ज्वर होता है तो उसमें तापक्रम 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। बाकी उच्च ज्वर के संकेत नहीं है, संकेत तापमान नहीं है। अगला प्रश्न, आप देखिए धमनी में संकुचन या उठाव को कहते हैं। ये संकुचन है। ठीक है, तो धमनी में संकुचन और उठाव को नाड़ी स्पंदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाड़ी स्पंदन, या इसको नाड़ी भी कहते हैं। नाड़ी स्पंदन या नाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से किन स्थानों पर नाड़ी को महसूस किया जा सकता है? नाड़ी को कहाँ कहाँ महसूस किया जा सकता है? तो कोहनी के ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, कोहनी के ऊपर, जो ही कोहनी के ऊपर आएंगे नाड़ी हम महसूस कर सकते हैं। गर्दन के बाजुओं में, तो गर्दन के बाजुओं का मतलब इन साइड में भी हम नाड़ी को
महसूस करते हैं। कलाई के सामने मतलब कि ये वाली जो जगह है यहाँ पे भी हम नाड़ी को महसूस करते हैं। तो ये नाड़ी कौन सी है? आधुनिकता, जो पल्स रेट जिसको हम बोलते हैं आधुनिकता में, उसकी बात की जा रही है। बाकी हमने आयुर्वेद वाला भी आपको बताया, वात पित्त कफ नाड़ी के बारे में भी आपको समझाया, इसलिए सभी वाला जो ऑप्शन है सही रहेगा। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर होती है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर थोड़ी अधिक होती है। क्या होती है? थोड़ी अधिक होती है, और पुरुषों की नाड़ी दर थोड़ी कम होती है। अगला प्रश्न याद रखना है जो भी आपको बताया जा रहा है। अब देखिए ये भी कह रहा, ऊंचे और भारी व्यक्ति की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर होती है। तो कोई लंबा है और भारी है उसकी नाड़ी दर, और कोई छोटा है और हल्का है उसकी नाड़ी दर, तो डिफरेंस क्या होता है? जो छोटे और हल्के व्यक्ति हैं ऊंचे और भारी व्यक्ति से उनकी नाड़ी दर क्या होती है? अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, थोड़ी अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न समझने वाला है। कह रहा है कि वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर होता है। तो सामान्य नाड़ी दर की बात जब की जाए और वयस्क की बात हो, तो सामान्य नाड़ी दर वयस्कों में कितना होता है? 70 से 80 पर मिनट होता है। नाड़ी दर कितना होता है सामान्य? 70 से 80 पर मिनट, वो भी विराम अवस्था की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, अब देखिए अभी यहाँ पे आपको बताया गया कि 70 से 80 पर मिनट होता है वयस्कों की, मतलब कि यंगस्टर की बात की जा रही है, यंग की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे अब वही नाड़ी दर बदल जाती है जब वह इंसान क्या है? विश्राम अवस्था में होता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति में नाड़ी दर होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति में नाड़ी दर कितना होगा जब वह विश्राम अवस्था में होता है? तो कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर मिनट, मतलब कि 60 से 100 पर मिनट होता है नाड़ी दर। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे भी समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 100 प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर को कहते हैं। मतलब 100 से अधिक अगर नाड़ी दर हो जा रही है 1 मिनट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया मतलब 100 प्रति मिनट से भी ज़्यादा नाड़ी आ रही है। अगला, वृद्धावस्था में नाड़ी दर होती है। तो वृद्धावस्था में नाड़ी दर कितनी है? 60 से 70 पर मिनट। कितना? 60 से 70 पर मिनट होता है वृद्धावस्था में नाड़ी दर। अगला प्रश्न, अब ये भी प्रश्न समझने वाला है। कह रहा है पीड़ा से छटपटा रहे मरीज में नाड़ी दर होगी। तो पीड़ा से छटपटा रहे मरीज में नाड़ी दर क्या होती है? बढ़ी हुई होती है, कम नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ी हुई होती है। अगर पीड़ा हो रहा है तो कम नहीं होगा। अगला, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्वसन प्रवृत्ति होती है। थोड़ी तेज कह रहा है, थोड़ी मंद कह रहा है, मध्यमान कह रहा है, कोई नहीं। तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्वसन की प्रवृत्ति थोड़ी तेज होती है। क्या होती है? थोड़ी तेज। तेज भी अगर है, थोड़ी न लिखा रहा है तब भी आप तेज पे टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जन्म के समय श्वसन दर होती है। तो जन्म के समय श्वसन दर कह रहा है कि 26 से 30 पर मिनट, 20 से 26 पर मिनट, 35 से 40 पर मिनट, 30 से 40 पर मिनट। ठीक है, तो 30 से 40 पर मिनट जो है जन्म के समय श्वसन दर होती है। ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जन्म के समय श्वसन दर तेज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब ये वाला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है और थोड़ा सा इसको समझने वाला भी है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको हम कट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक औसतन सामान्य व्यक्ति विश्राम अवस्था में प्रत्येक श्वसन के साथ कितनी वायु अंदर लेता है एवं बाहर निकालता है। मतलब कह रहा है कि कोई सामान्य व्यक्ति है, विश्राम अवस्था में बैठा है, तो एक बार में कितनी हवा अंदर लेगा और कितना बाहर छोड़ेगा। तो कह रहा है ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इस चीज़ को अलग कर लेंगे। ठीक है, 409 लिख करके 4000 सीसी लिख सकते हैं। यहाँ पे 6000 सीसी हो जाएगा,
यहाँ पे 2000 हो जाएगा और यहाँ पे 5000 सीसी गैलन, मतलब कि हवा की जो मात्रा है उसको मेज़र करने के लिए क्यूबिक जो है गैलन की जो क्षमता है उसके हिसाब से उसको मेज़र किया जाता है। तो क्या कह रहा है, एक औसतन सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रत्येक श्वसन के साथ कितनी वायु अंदर लेता है और बाहर निकालता है, तो वह है 5000 सीसी। आप ये चीज़ याद रखिएगा, 5000 सीसी। तो ये आपके 50 प्रश्न जो थे परिचर्या की सेकेंड सीरीज के, टेस्ट सीरीज जो आपकी दूसरी आपकी टेस्ट सीरीज दी गई है परिचर्या की, उसमें लगभग जो छूटे हुए जो टॉपिक थे उससे भी आपके क्वेश्चन सेपरेट करके इसमें कर दिया गया है, कंबाइन किया गया और उसके बाद से आपको समझा दिया गया। ठीक है, अगली जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें अगले जो 50 प्रश्न होंगे आपके बचे हुए टॉपिक से होंगे और इस हिसाब से आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं ताकि आपके टॉपिक हल्का फुल्का रिवीजन भी हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि अभी तक जिन्होंने क्लास परचेज नहीं की है वो हमारी क्लास परचेज करें ताकि आपको इस तरह से बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज आपको दी जाए ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए और आपका एक टॉपिक वाइज रट्टा मार करके, जैसे हम कहते हैं कि रट्टा मार करके टॉपिक वाइज एक तरह से हम अगर याद कर लिए तो क्वेश्चन देखते ही हम आंसर बता सकते हैं, तो उस तरह की एक प्रिपरेशन आपकी हो जाए।